नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और भैया जी कहन में आपका एक बार स्टूडियो से स्वागत है। बारिश हो रही है, लिहाजा स्टूडियो से मैं हाजिर हूं और आज एक खास सर्वे जो कि न्यूज 18 की टीम ने किया है, लगभग 8000 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को इसमें कवर किया है यूसीसी के मुद्दे पर। और जो खास बात है, इसमें हमने 16 सवाल पूछे हैं और जो कि 6 बजे से 9 बजे के बीच में लगातार आपके सामने स्क्रीन पर सामने होंगे और हम उसको लेकर आज आपके सामने हाजिर हैं। गलत फहमियों का जो ये वक्त है, उसमें सबसे खास बात जो है सामने नजर आती है, उसमें ये कि हमें ये जानने का जरूर हक है। ये पहला सवाल है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय, और इसमें हाँ और ना और कह नहीं सकते कि आप सामने सर्वे देख सकते हैं। जो खास तौर से खास बात यह है कि मुस्लिम महिलाओं को इसमें रखा गया है। 8005 का ये सैंपल है, यानी 8005 मुस्लिम महिलाओं का ये सैंपल है जिसको रखा गया। 25 राज्य हैं जिसमें केंद्र राज्य भी, केंद्र शासित प्रदेश भी शरीक हैं। और खास बात यह है कि 4 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में यह सर्वे किया गया। मैं बात कर रहा था यूसीसी का, और जिस पर यह पूरी चर्चा है आज और जिस पर हम सवाल लेकर आपको, ये दूसरा सवाल है क्या महिला पुरुष दोनों की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए, हाँ नहीं और कह नहीं सकता कि जो सवाल के जवाब हैं उसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। गलत फहमियों के बारे में बात कर रहा था कि आखिर गलत क्या है और सही क्या है, और गलत अगर हम जान लें तो बहुत मुनासिब होगा, बेहतर होगा। मिसाल के तौर पर यूसीसी का चल रहा है, एक केंद्रीय मुद्दा है जिसको कि लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, और इसको लेकर हिंदू और मुसलमानों में अगर हम बात करें, आम धारणा यह है कि अगर आप किसी हिंदू से पूछेंगे कि भाई ये यूसीसी क्या है, तो वो तुरंत ये जवाब देगा कि ये मुसलमानों की 4 शादियों, 3 तलाक और लव जिहाद जैसी जो रवायत है उसको रोकने का तरीका है। मेरा शब्द है तरीका है। और अगर आप आम मुसलमान से बात करेंगे तो वह कहेगा कि मजहब के खिलाफ साजिश है। लेकिन सच क्या है, ये आज हम बात करेंगे और इसी को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हां, ये बात फिर से हम आपको बता दें कि न्यूज 18 का नेटवर्क ने भारत का सबसे बड़ा यूसीसी पे सर्वे किया है, जिसमें लगभग 8035 मुस्लिम महिलाओं को शरीक किया है। और इसमें जो खास बात है कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, 884 रिपोर्टर्स इसमें शरीक हुए। तो ये एक भूमिका जिस पर हम बातचीत आज करेंगे आपसे। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे भी आपको जो इस वक्त पहुंच पाए हैं स्टूडियो में, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है, तो उनसे हम आपका तारुफ भी कराना चाहेंगे, परिचय भी कराना चाहेंगे। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी साहब विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शालिनी आली मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ फजील अहमद साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एहसान अब्बासी साहब अध्यक्ष हैं पसमाना मुस्लिम समाज से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ अतीकुर रहमान इस्लामिक स्टडीज मुंबई से जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया अतीक भाई, थैंक यू सो मच मुंबई से जुड़ने के लिए। और जो एकदम से अभी ताजा एकदम से सामने मेरे सामने दिख रहे हैं, वो सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो वो 2 सवाल एक बार मैं फिर चाहूंगा, प्रोड्यूसर से कहूंगा स्क्रीन पर सामने रख दिए जाएं, वो 2 सवाल जो 6 बजे हम आपसे पूछ रहे हैं। और वो 2 सवाल ये कि शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के अधिकार, ये 4 पर एक समान कानून का समर्थन करती हैं। इस पर महिलाओं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उन्होंने कहा 67.2 कि हां करते हैं। और दूसरा सवाल जो है कि क्या महिला और पुरुष दोनों की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए, इस पर जवाब सामने आपके स्क्रीन पे। यार ज्यादा वक्त ना गवाएं और सीधे मैं रुख करना चाहूंगा अतीकुर रहमान साहब का। रहमान साहब, सवाल यह है कि जैसे मैंने कहा कि इस गलतफहमियों के दौर में यह जानना बेहद जरूरी है कि गलत क्या है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि एकता और अखंडता के खिलाफ है यूसीसी। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, जब कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है आपसे कि नहीं, बराबर सुप्रीम कोर्ट 1980 से लेकर लगातार ये कह रहा है कि नहीं, इस पर कानून बनाइए, इसको इस पर साफ अपनी राय रख रहा है एक तरह से, तो आप ये बताएं मुझे, ये जानने का सबको हक है कि आप कैसे कहते हैं कि एकता और अखंडता के खिलाफ है। जनाब अतीकुर रहमान साहब। धन्यवाद प्रतीक जी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मेरे ख्याल में आपके सर्वे का जवाब मिल गया है।
ये आपके सर्वे का जो फिगर है 8,005, अगर ये 8 लाख भी होता तो आपका जो परसेंटेज है वो वही रहता। देश की महिलाओं ने, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू या किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती हो, उन्होंने उम्मीद गड़ाई थी आज की बीजेपी सरकार के ऊपर, जिसने इनको वादा किया था 1986 में मैनिफेस्टो के जरिए कि हम यूसीसी लाएंगे। उस 1986 से आज 37 साल होने जा रहे हैं। वाजपेयी जी की 5 साल बहुत मजबूत सरकार देश ने देखी। 9 साल 10 साल पूरे करने जा रही मोदी सरकार, हमने देखा। अब ये समझाए सरकार हमको कि लॉ कमीशन के पीछे क्यों छुपा जा रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पीछे क्यों छुपा जा रहा है। मैं प्रतीक जी आपको साफ तौर पे बताना चाह रहा हूं, मैं आपसे जानना नहीं, मैं तो आपसे जनाबे आली, मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं, पूछना चाह रहा हूं, आर यू इन फेवर ऑफ मुस्लिम विमेन्स जो ये बात कह रही हैं, या आप अगेंस्ट हैं, छुपा जा रहा है, ऐसे शब्दों का ना कि आप सीधे सीधे बताइए, आर यू इन फेवर ऑफ और नॉट? जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी, यूसीसी, आई एम इन फेवर। और मेरे साथ साथ तमाम मुस्लिम इंटेलिजेंसिया जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी के बेस पे लाया हुआ यूसीसी का समर्थन करता है। सरकार छुपे नहीं, सरकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सवालों का जवाब दे, ओवैसी साहब के सवालों का जवाब दे, जमायतुल उलमा हिंद के सवालों का जवाब दे। राइट सर, मैं समझ में आ गया। हमारे यहाँ कहावत है अवध में, जब मैं तो वहीं का रहने वाला, लखनऊ का बाशिंदा हूं, कहते हैं कि मुझे गुलगुले खाने से बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे गुड़ से थोड़ा परहेज है। कोई बात नहीं, मैं उस पर भी आऊंगा, आपके मुद्दे पर भी आऊंगा, लेकिन मैं सीधे शालिनी अली की तरफ जाना चाहता हूं जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार से विरोध है या यूसीसी के मुद्दे पे आपका जो पुरानी लड़ाई है, मांग पूरी हुई या होती हुई नजर आ रही है, रोशनी नजर आ रही है, या कहीं कोई बात है जिसको कि लगता है कि आपको कहना चाहिए? देखिए, मुझे खुशी इस बात की हुई है कि अतीकुर रहमान साहब ने एटलीस्ट इस बात को माना तो सही कि ये जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम बदल के यूनिटी सिविल कोड कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी जो लड़ाई हो जा रही है वो धर्म के नाम पे करी जा रही है, हालांकि ये जेंडर के नाम पे है। मतलब आप कहती हैं इसकी बुनियाद है जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिएगा कि सभी धर्मों में आपने आज से नहीं इतने सालों से देखा है कि महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न होता है। हालांकि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देती हूं जो मैंने पहले भी दूसरे न्यूज चैनल्स में भी बोला हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो ऐसी लॉ बोर्ड है जो कि कहती है हम मुसलमानों के लिए खड़े हैं, मुसलमानों के हक के लिए खड़े हैं, और वो अपनी विमेन्स विंग का लॉन्च करते हैं फरवरी 2023 में। उनकी 251 लोगों की बैठक होती है जिसमें 4 महिलाएं ही सिर्फ होती हैं, ये भी नहीं कि आधे नंबर की महिलाएं हो या पौने नंबर की महिलाएं हो। तो सबसे पहली बात यह है कि ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये सारी धर्मों की लड़ाई है। इससे सारी धर्मों में जितनी भी हमारी बहनें हैं, उन्होंने जब वोट दिया था, आपने खुद देखा हुआ है, वोट परसेंटेज सभी महिलाओं की, स्पेशली मुसलमान महिलाओं की बहुत बड़ी थी। क्या उत्तराखंड में यूसीसी नहीं था? मैनिफेस्टो में था। क्या यूसीसी के मैनिफेस्टो में रहते हुए क्या उत्तराखंड बीजेपी के जीत नहीं थी? थी, और बहुत अच्छी क्लीन स्वीप रही है। आपने जब उत्तराखंड का जब कमेटी बनी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको एंटरटेन नहीं कर सकते हम, क्योंकि इस तरह की कमेटी बनाने का पूरा अधिकार है। मैं सबको थोड़ा थोड़ा राइट देता हूं, फिर डिबेट ओपन करता हूं। मैं अब जवाब साहब क्यों विरोध? उन्होंने कहा कि एकता की गारंटी है ये यूसीसी, शालिनी बोल नहीं है, और अतीकुर रहमान साहब ने कहा कि हाँ मुझे कोई विरोध नहीं है, जेंडर इक्वलिटी की बात है। जनाब, गम और भी थे साहिब के जमाने में मगर, देखिए तवज्जो चाहूंगा जनाब, बहुत गहरा शेर है, दाद के और वहीं पहुंचाइएगा जहां पहुंचना जनाब अली, दाद के वहीं गिर जाएंगे। दाद के काबिल होगा तो जरूर होगा। मैं वो उस तरह का जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं बस वहीं पहुंचे। तो फिर आपका मकसद कुछ और है तो आप पहुंचाइए मकसद। जी, गम और भी थे साहिब के जमाने में मगर, यूं एक शख्स ने आकर धान बो दिए। देखिए साहब, मसला क्या है मुझे नहीं मालूम आपने क्यों कहा, नहीं कैसे कहा कि नहीं, वहीं पहुंचाया साहब जहां पहुंचना चाहा है। अल्लाह करे वहीं पहुंचे जहां पहुंचाना चाह रहे हैं।
देखिए क्या है मसला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो गुजरात में भी बहुत लंबे समय से रही और माननीय प्रधानमंत्री जी उस वक्त मुख्यमंत्री। मुझे सही हाँ ना में जवाब दीजिए कि आप बिल्कुल डिबेट में बिल्कुल एकदम कि आप विरोध कर रहे हैं या पक्ष में खड़े हैं। मुझे जवाब दीजिए। 2 सवाल आपके सामने स्क्रीन पर हैं लगातार। जैसे ही यूसीसी का ड्राफ्ट आ जाएगा फौरन बता दूंगा, क्योंकि इस असमंजस की स्थिति को खड़ा करने वाले भी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ड्राफ्ट आया नहीं, पता है नहीं, और आज हवा में उछाल दिया गया। और ये जो सर्वे साहब करवाया है न्यूज 18 इंडिया ने, 25,000 या 28,000 महिलाओं को लिया गया है शायद। 8,000 सॉरी 8,000। इस देश के अंदर कितनी जो है लोकसभा सीटें हैं साहब, है ना? और इस देश के अंदर विधानसभा सीटें कितनी हैं? सर्वे का साइज मुझे लगता है थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, पर सीट भी एक विधानसभा के ऊपर बड़ा होना चाहिए। तब शायद जवाब साहब के मुंह से हाँ निकलता। और इन्होंने कहा कि मसौदा जो है ड्राफ्ट हमारे सामने होना चाहिए। और मैंने अपनी बात का आगाज आज इस बात से किया था कि आम अगर हिंदू से आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि मेरी नजर में ये मुसलमान की 4 शादियां, 3 तलाक, लव जिहाद को रोकने की तरकीब है। आम मुसलमान से बात करेंगे तो वो कहेगा मजहब के खिलाफ साजिश है। लेकिन मकसद क्या है यूसीसी का? राजनीतिक मकसद है और इसको भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तारीखों को देखते ही उठा रही है और कोई मकसद नहीं। लाना होता 4-4 करीब 20-20 साल से जो है सरकारें राज्यों के अंदर है, क्यों इतने साल से नहीं लेकर के आ पाए? 9 साल होने को आ रहे, प्लीज मैं आपके बीच में नहीं बोला, 9 साल होने को आ रहे, सरकार के जाने का वक्त तय हो गया, तब यूसीसी उठा करके लेकर के आए। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मुद्दा उठा प्रधानमंत्री जी ने तूल दे दिया। क्या बात हो गई भाई? सर, एक हफ्ते पहले आप ही की न्यूज चैनल आई थी, आपकी रिपोर्टर आई थी, मरकस, जो कि यहाँ पे भारत क्या विश्व में सबसे बड़ा कट्टरपंथी जगह ढूंढी जाती है। झंडे वाला में हो गया। महिलाओं से ये पूछा गया झंडे वाला से चलेगा क्या? झंडे वाला से आएंगे? महिलाओं ने कहा झंडे वाला से अगर रिपोर्टें आने लगी और झंडे वाला से आकर के यहाँ पर नाम बताने लगे तो झंडे वाला से थोड़ी चलेगा। अगर झंडे वाला से सर्वे आने लगे, झंडे वाला के लोग आकर के रिपोर्ट करके आने लगे, देश नहीं चलेगा। यूसीसी का मैं आपको आप ही के पास आ रहा हूं और मेरे एक मेहमान मुझे सामने दिख गए। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो जाएं, जब मैं उधर कैमरा होगा तब उनको भी वहां पे लेके जाएंगे। यूसीसी का मकसद धर्म या समुदाय के कानून की आड़ में गैर बराबरी का ना शिकार ना हो, यानी गैर बराबरी को लेके आने की बात है, जिसकी बात 10 सेकंड और दे दिए। भारतीय जनता पार्टी के अभी जो अलायंस है वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा और क्या है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ वोट कर रहा है। अरे भाई पूछिए ना, भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस है वो विरोध कर रहे हैं नहीं कर रहे? और आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से सांसद, बहुत से उनके अलायंस विरोध करेंगे, तब क्या करेंगे आप? लेके तो आइए। अरे भाई तब क्या, मैं तो बहस इसीलिए है ना। अरे करना चालू कर दिया क्या एमपीपी ने विरोध करा? इस मुल्क की परिपाटी ये रही है कि हम बहस करते हैं और बहस से नतीजों पे पहुंचते हैं, ये तो तरीका है। जनाब विश्व हिंदू परिषद, देखिए हम ये मानते हैं जब इस देश के अंदर क्रिमिनल लॉ एक है, इस देश के अंदर कॉर्पोरेट लॉ एक है, ये सारी चीजें एक है, तो सिविल कोड एक क्यों नहीं है? यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से तकलीफ क्या है? अगर एक समाज के अंदर, एक इबादत को मानने वाले लोगों के अंदर महिलाओं को लेकर के कुछ विशेष काम होने की गुंजाइश है, कुछ उनमें सुधार करने की गुंजाइश है, तो उसका समर्थन पूरे समाज ने करना चाहिए। जैसे कि हिंदू समाज पर यदि हिंदू कोड बिल आया तो उसका समर्थन पूरे हिंदू समाज ने किया, नहीं करा, अगर विरोध करा गया। जब हिंदू कोड बिल आया तो विरोध करा गया और अंबेडकर साहब का विरोध करा गया। आप एक्चुअली गलत है, आप फैक्चुअली गलत है। मैं फैक्चुअली बता देता हूं। हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, नेहरू जी ने कहा कि चुनाव के बाद लाते हैं, सरकार चुन जाएगी, बन जाएगी। सुन लीजिए मेरी बात। उसके बाद 55 में आया कि नहीं आया? 55 में आया, 56 में आया। बाद में बोलिए ना। तो हिंदू समाज ने उसको समर्थन किया, हिंदू समाज ने उसका विरोध नहीं किया। आप देखिए, बड़ी अच्छी चीज आपको बताता हूं, तमिलनाडु के अंदर हिंदू कोड बिल के अंदर ही 7 ए जोड़ दिया गया। उसके अंदर ये कहा गया कि भाई अगर आप शादी करने के रिवायती जो परंपराएं हैं वो तय है,
उसमें चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि कितना लिबरल समाज था। इस पर मुझे अंबेडकर की एक बात याद आ जाती है। अंबेडकर जी कहते हैं कि ये बात है कि हिंदू समाज में तमाम सारी कुरीतियां रही हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि हिंदू समाज में उन कुरीतियों का विरोध करने वाले लोग भी हुए और हिंदू समाज ने उसका समर्थन भी किया। लेकिन इस्लाम की सबसे बड़ी कमी है कि वहां पर कुरीतियां होने के बावजूद भी उस समाज के लोग खड़े नहीं हुए, उनके खिलाफ उन्होंने विरोध नहीं किया, और अगर किया तो उनका सर तन से जुदा करने जैसी प्रोफेसर आधा बताया सर। नहीं प्रोफेसर, जलाने वाले यही लोग थे जब बात और उस वक्त हिंदू जब्बार साहब, प्रोफेसर मैं आपसे कहना चाहूंगा, अतीकुर रहमान साहब से मैंने बहस का आगाज किया था। उन्होंने कहा कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, अच्छी बात कही। हाँ, उन्होंने ये बात कहा कि तरीके पे सरकार क्यों लाई, छुप रही है, ये बात कही, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद है, तस्लीम रहमानी साहब, आप अध्यक्ष है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। मैं जानना चाहता हूं, दो सवाल हमारे स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं जिसमें हम पूछना चाहते हैं कि जो सिविल शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति लेने का जो मसले हैं उस पर महिलाओं ने अपनी खुल के वोट दिए। 67% से ज्यादा महिलाओं ने कहा कि हाँ ठीक है, समान कानून होना चाहिए। इस पर आप विरोध कर रहे हैं या पक्ष में हैं, आपकी राय क्या है, मैं जानना चाहता हूं। देखिए, ये तो सवाल उस वक्त खड़ा होगा जब कोई ड्राफ्ट सामने हो, उसके बगैर तो इस सवाल का जवाब समानता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूं। समानताओं का जहां तक ताल्लुक है, पहली बात ये समझनी चाहिए कि यूसीसी जो 76 साल से इस मुल्क में मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन से अब तक, उसका कोई ड्राफ्ट कोई सरकार भी लेकर नहीं आई है, इंक्लूडिंग दिस बीजेपी गवर्नमेंट जो 15 साल से शासन में है, जिसके एजेंडे पे पिछले 40 साल से बीजेपी के और 1951 से लेके जनसंघ के एजेंडे पे है, वो भी 15 साल शासन में रहकर भी कोई ड्राफ्ट लेकर नहीं आई। ये मुसलमानों का इशू ही नहीं है, यूसीसी एज सच मुसलमानों का इशू ही नहीं है। ये इशू इस देश के कम से कम 60% पॉपुलेशन का इशू है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो तो हमारे ट्राइबल्स का है, जो सड़कों पे खड़े एहतजाज कर रहे हैं। कल उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, अभी परसों वो करने वाले छत्तीसगढ़ में करने वाले हैं, नागालैंड से आ रहे लोग होम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं, मिजोरम असेंबली पास मिसाल के तौर पर रहमानी साहब, कोई एसजीपीसी ने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे। एसजीपीसी का कल एक मीटिंग हो गया, उन्होंने कहा ड्राफ्ट देखेंगे, अगर कुछ हुआ तो हम नहीं मानेंगे। शुरुआती चर्चा है ना ये आ रही है इसमें जैसे। लेकिन मैं कहीं देख रहा था, किसी ने कहा कि वो ऐसा होगा कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको तलाक देने का अधिकार मिल जाएगा। वो तो ऑलरेडी दिया जा सकता है। किसी ने कहा ना, ये नहीं, मुसलमानों को दाढ़ी रखने, कुर्ता पहनने, पैजामा को पहनने के तरीके बदल जाएंगे, तो ये चीजों को तो कहा जा सकता है। रहमानी साहब का यूसीसी से कोई ताल्लुक नहीं, वही मैं कह रहा हूं। तो इतनी गलत फहमियां अगर फैलाई जाए तो कहीं ना कोई तो कॉन्ट्रडिक्शन आना चाहिए ना। मैं आपको प्रतीक जी बहुत ही बेसिक बात एक कहता हूं, पुराने हकीम, अगर आप मुसलमानों की बात करें, पुराने हकीम कोई लॉ बुक नहीं है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बुक नहीं है, ये एक मैनिफेस्टो है। और इस मैनिफेस्टो, और ये मैनिफेस्टो भी मुसलमानों के लिए नहीं है तना, मुसलमान उसके सिर्फ कस्टोडियन है। ये पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी का एक मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो की बुनियाद पर लॉ फ्रेम किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द पीरियड, अकॉर्डिंग टू द लैंड, कि आप किस एरिया में रह रहे हैं, कि मतलब आप अमेरिका में रह रहे हैं या भारत में रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अलग भी लॉ हो सकता है। तो लेकिन बेसिक प्रिंसिपल कुरान रहेगा। कुरान ने जो गाइडलाइन प्रोवाइड की है उसकी बुनियाद पर कानून बनेगा, वो बदलता रहेगा हर जमाने में। तो मुझे ये बताइए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ साल में तो मैं ये जानना चाहता हूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो खिलाफत है वो कह रही नहीं, ये देश की अखंडता के खिलाफ है। जनाब अली, मैं जानना चाहता हूं। देखिए प्रतीक जी, यहाँ बात हो रही है मुस्लिम महिला की, यूसीसी की तो बात ये नहीं हो रही है। नहीं, मैं यूसीसी में बात कर रहा हूं। यूसीसी में कोई गलतफहमी प्रोग्राम से नहीं फैलाना चाहता। मैं यूसीसी में बात कर रहा हूं, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। जितने लोगों ने बोला, प्रोफेसर साहब ने बोला, शालिनी ने बोला, हाँ। यूसीसी में मुस्लिम महिला की बात ज्यादा हो रही है। 90 के दशक में आपको याद दिला दूं, 1 लाख से ज्यादा मुकदमे मतलब लड़कियों को जला के मार दिया गया किचन के अंदर, दहेज के लिए। और क्यों मार दिया गया? क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में उस लड़की से वो मुक्ति नहीं पा सकते जो उनके परिवार में एडजस्ट नहीं कर पा रही है। उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने, चूंकि कानून में संविधान में कोई प्रोविजन नहीं था कि हम उससे मुक्ति पा जाए, उनके पास एक ही रास्ता पूरा होने दीजिए। देखिए, एक ही रास्ता था, उनको जला के मार दिया। जनाब अली, हिंदुओं में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मैरिज,
बहुत बहुत प्रैक्टिकली मैं आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। लेकिन ह्यूमैनिटी को अगर सुन लीजिए, आज तलाक एक मिनट, आज हिंदू में तलाक हो रहा है कि नहीं? हिंदू में हो रहा है ना तलाक। और अगर तलाक सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को हम उनके ही परिवार के अंदर किचन में जलते हुए नहीं देख सकते, इसलिए प्रोविजन आया तलाक का। दहेज में दहेज, देखिए दो चीजें हम मिला रहे, वहां पे ये बात नहीं थी। दहेज में जला के हिंदू मार रहा है, समझ लीजिए, दहेज में प्रताड़ना जो है उसका बात है। डिवोर्स तो तब भी हो सकते थे, पहले भी नहीं हो सकता, ये सिस्टम में नहीं था पहले। ये मैं चाहूंगा अगर सुन लीजिए, अगर उनको दूसरी पत्नी रखने का अधिकार मिलता तो निश्चित रूप से मुसलमान क्यों नहीं लड़कियां जलती हैं? क्योंकि वहां प्रोविजन है कि अगर आप आसानी से, एक मिनट, मुस्लिम लड़कियां इसलिए नहीं, एक मिनट प्रोफेसर साहब घबराइए मत, बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हैं आप, थोड़ा धैर्य रखिए, अभी थोड़े पास हो रहा है। मुस्लिम लड़कियां इसलिए किचन में नहीं मर, एक मिनट, मुस्लिम लड़कियां इसलिए किचन में नहीं मरती, वहां रास्ते अल्लाह ने खोल रखे हैं। हाँ, तो कि अगर आपकी नापसंद है तो आप रास्ता बदल सकते हैं। नहीं, आप सुन लीजिए, नापसंद है, मैं शाली दे दूंगा। मैं डिबेट को इस तरह से चाहता हूं आज कि एक हेल्दी डिबेट हो। और सुनिए, मुस्लिम लड़कियां इसलिए नहीं मरती कि वहां रास्ता खुला हुआ है, आपका सेपरेशन का रास्ता आसान है, लड़कियां भी तिलाक देती हैं। और इस्लाम ने 18 साल, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम में 1400 साल से, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला के लिए, क्या मुस्लिम महिला, मैं एक सवाल, मुस्लिम महिला के लिए डिवोर्स लेना आसान है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। जिस तरह से आदमी, सुन लीजिए, जिस तरह से आदमी, अरे ये मुसलमान है नहीं, आपको किसने कह दिया मुसलमान नहीं हूं? मैंने आपने मेरा जी, मैं समझा नहीं था। आप कैसे कह सकते हैं? आप मेरा पूरा नाम सुन लीजिएगा, और आपको जितनी मैं आयतें सुना देती हूँ टीवी डिबेट में ही, उतनी आप लोग समझते भी नहीं है। मैं गलतफहमी था, आप मुसलमान है मैं नहीं जानता था, क्योंकि थोड़ा सा लगता है। आप तो हमसे भी ये सवाल, जलाल अली मेरे साथ जुड़ी हुई है, आप तो हमसे भी, सुन लीजिए, हिंदू मुसलमान में, सुन लीजिए, कोई भेद मैं नहीं करता, मैं करेक्ट करता हूं। देखिए पहले जनाब सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करता हूं। जनाब मैं आपको एक चीज करेक्ट करना चाहता हूं। पर्सनल कमेंट डिबेट्स में आजकल, देखिए मुझे जानकारी नहीं थी, इसलिए आजकल टेलीविजन की डिबेट्स में चलन चल चुका है कि पर्सनल कमेंट करना। ये मुस्लिम नहीं है, ये यहाँ पे इतने अच्छे, मुझे नहीं पता था ना इनके बारे में, तो क्या बोले? मैं इसके लिए ठीक है। मुस्लिम की बात, अरे भाई आपको अगर बुरा लगा तो मैं आपसे माफी मांग सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान हो हिंदू इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरी बहन है, और आपकी अगर आपको मेरे भी लॉ पढ़ा है, मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा ही होगा, आप हिंदू भी हैं तो हमारी बहन है, होगा, मुसलमान भी है तो हमारी बहन है, सिख भी है तो हमारी बहन है, क्रिश्चियन भी है तो इस भारत की बेटी है। आपका विरोध, मैं जानना चाहता हूं विरोध क्यों है? कोई विरोध नहीं, यूसीसी से विरोध क्यों है ये जानना चाहता हूं। विरोध इसलिए है कि जिस तरह से हिंदू बच्चियां किचन में जला के मारी जाने लगी, उसी तरह मुसलमान बच्चियां भी मारी जाएंगी। यूसीसी आने से जब मैं आ रहा हूं, शादी करने से आप रोक देंगे, आप दूसरी शादी, मैं आ रहा हूं सिस्टम को इतना टफ बना देंगे। प्लीज याद है आपको? प्रतीक जी, आज भी अगर कोई बहन 1 लाख औरतों की बात कर रहे हैं, वन बाय वन, अभी 20,000 मुकदमे दहेज के लिए जला के मारने के, इस महीने में 20,000 मुकदमे लिखे गए। आराम से डिबेट जी। प्रतीक जी, आज भी अगर आज भी कोई बहन खुला लेना चाहती है, उसको 10 बार उसके घर वाले कटघरे में खड़ा करते हैं। खुला लेना आसान नहीं है। खुला मैं बता दूं, खुला उसको अपने हक जो है वो खुला का मतलब ये हुआ कि जब वुमेन आस्क फॉर डिवोर्स, खुला मतलब वो। और उसके आप उसके अलावा आप ये देखिए, का प्रोविजन भी है, उसमें 3 तरीके हैं। नहीं, औरत को राइट है वो तलाक दे सकती है, लेकिन आप जब जाते हैं काजी के पास में, तो पहले जरूरत नहीं है, उसमें हुआ जाता है काजी की जरूरत नहीं है। बढ़ रही है। दूसरी चीज, पहले तो प्लीज, रियली वेरी सॉरी, दुनिया में किसी औरत को मुसलमान के अलावा ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो तलाक खुद से अपने शौहर को दे सके, सिवाय मुस्लिम औरत के। तलाक तफवीज़ के जरिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप अपने डेटा में निकलवाइएगा, मुझे मालूम है चीजें तलाक लेने के लिए। भाई मेरे साथ 8 लाख बहनें पूरे भारतवर्ष से जुड़ी हुई है। आज मैं आपको मैसेज दिखा देती हूँ, गलत गवाही देकर लोग आज भी 3 महीने के अंदर तलाक दे देते हैं। ये सारी चीजें प्रॉब्लम है ना, ये सब ये कानून की समस्या है। तलाक देने का, महिला का सवाल सुन लेते हैं। 2 मिनट, क्या मुद्दे हैं? तलाक, मुझे बताइए, अगर पति और पत्नी
घर वाले आराम से रह रहे होंगे, तो किसी भी मुसलमान क्या, हिंदू क्या, पारसी क्या, सिख क्या, किसी को तलाक नहीं पसंद है। आसानी तब हो जाएगी जब आप वो लॉ लेकर आ जाते हैं और आपके सामने ये मुद्दा आ जाता है। जैसे ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया, ट्रिपल तलाक के लिए लॉ आया, आज आप देख लीजिए ट्रिपल तलाक के केसेस कितने कम हो गए। दूसरी चीज पॉलीगैमी, कितने लोग हैं जो 4 शादियां कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, एक निभाना इतना मुश्किल होता है, तो क्यों आप विरोध कर रहे हैं पॉलीगामी का नाम लेकर? तीसरी चीज अडॉप्शन, अगर इस पे अमल हो ही नहीं रहा जैसा कि आप फरमा रही हैं, तो खत्म करने की भी क्या जरूरत है? एक प्रोविजन है, एक प्रोविजन है जो हाईली कंडीशनल है, हाईली कंडीशनल है, हाईली कंडीशनल है। पॉलीगैमी एब्सोल्यूट ऑर्डर नहीं है, एक कंडीशनल प्रोविजन है। वो हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने खुद अडॉप्ट किया, एक ऐसे बच्चे को अडॉप्ट किया जो कि एक स्लेव था, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया और नाम दिया। बट प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं पड़ा, बट प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की, क्यों? ये भी बताइए ना। उसका परिवार आ गया था, क्योंकि उस बच्चे का परिवार आया, परिवार ने बोला ये हमारा बच्चा था, उसके लिए कानून भी बना ना। अडॉप्शन की वजह से सवाल इससे बड़ा है, सवाल मैं आ गया, सवाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जो इस्लामिक कानून की यहां पर गवाही दे रहे हैं, उनसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में, मुझे मालूम है कि फिर कहेंगे कि जो यहां पे मुस्लिम की आबादी है वो किस सेक्ट को मानने वाले हैं, वो भी एक सवाल आएगा, लेकिन हां सवाल तो पूछा जा सकता है। मुस्लिम मतलब मुस्लिम, तो शरिया क्या पाकिस्तान में, क्या बांग्लादेश में, क्या मिस्र में, क्या सऊदी अरेबिया में, क्या वुमेन राइट्स को लेकर बात नहीं हुई है? डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। भाई आपसे डिफरेंट हो सकती है। मैं यही चाह रहा था, जवाब मैं यही चाह रहा था कि आप ये सवाल पूछे, तो फिर आपने शरिया का सवाल क्यों उठाया? जब हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में है, तो जब आप हिंदुस्तान में हैं तो फिर क्यों? सर, शरिया पे चलने का अधिकार हमारा संविधान देता नहीं? देता है ना? तो फिर आपने क्यों देता कहा? है ना? तो आप हमको मिला देंगे पाकिस्तान से, हमको मिला देंगे बांग्लादेश से, हमें क्या करना? तो फिर हमने सवाल आपसे पूछा, भारत की एकता के ऊपर पॉलीगैमी पे तकलीफ है, पॉलीगैमी पे तकलीफ है ना? बताइए, आपके वालिद साहब भी होंगे, उन्होंने 2 शादियां करी नहीं करी? नहीं। आपके मामू ने करी? नहीं। आपके भाई ने? नहीं। आपके रिश्तेदारी में कितने लोगों ने करी? जब नहीं करी तो आपको लाने में काहे के लिए आप जो है सवाल ये भी है, करी नहीं, लेकिन हल्ला मचाया जा रहा है। जवाब साहब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के चौथे हिस्से में है या नहीं है? मैं आपसे नॉर्थ ईस्ट में पॉलीगैमी है या नहीं है? हिमाचल के अंदर पॉलीगैमी है या नहीं है? गोवा बताइए ना। गोवा गजब बात है, यहाँ नहीं बोलेंगे, पहले विरोध करो गोवा का। गोवा का विरोध वन बाय वन एक हिंदू लॉ बता दीजिए कि जिसमें पॉलीगैमी को रिफ्यूज किया गया हो। एक हिंदू लॉ बता दीजिए। मुसलमानों में तो रेस्ट्रिक्टेड है 4, सारी ऑडियो डाउन करेंगे, सारी ऑडियो डाउन करेंगे, सारे लोगों की ऑडियो डाउन करेंगे। मैं शालिनी, सारी ऑडियो डाउन है सर, रहमानी साहब ऑडियो डाउन है। वैसे शालिनी जी आपकी इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि 4 शादियां नहीं हो रही, एक निभाई नहीं जा पा रही ढंग से, अच्छी तरह से चल जाए वही बहुत है, 4 की बात ही अलग है। लेकिन मैं आपसे यह बात सवाल जवाब साहब पूछना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने पढ़ा ही होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट जो आप उसमें बहुत ध्यान देते, बार बार कोट करते हैं, 1980 से लगातार नजीरें हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार आपसे कह रहा है कि आप क्यों नहीं बढ़ते उस तरफ, क्यों नहीं? तो क्या वो झूठ है, या सुप्रीम कोर्ट की नजर वहां तक नहीं है, या कहीं ना कहीं कुछ फ्लैटन है नजर? ये मैं जानना चाहता हूं, आपसे पूछूंगा। वक्त थोड़ा सा ब्रेक के बाद मैं पसमानदा मुसलमान की तरफ ही पढ़ूंगा। थैंक यू सो मच। के चलते उनकी कार बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में महिला समेत परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस शिमला बाईपास रोड पर रामगढ़ के पास एक नाले के तेज बहाव में फंस गई, जिससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। नाले में बस फंसते ही
सवारियों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगानी शुरू कर दी। गनीमत रही कि बस पलटने से बच गई और बड़ा हादसा होने से टल गया। मौके पर मौजूद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सवारियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक बस पावंटा साहिब से होते हुए देहरादून की तरफ जा रही थी। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी, क्योंकि तेज बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया। वहां से आए एक वीडियो में पुलिस स्टेशन में कई फीट तक पानी भरा हुआ नजर आया, जिसमें एक पुलिसकर्मी पानी में बैठकर काम करते हुए दिखाई दिए। वीडियो में पुलिस स्टेशन के अंदर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था और पानी में बैठकर पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी कर रहे थे। पूरे शहर में कई जगह पर जलभराव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन एक्शन में नजर आया। प्रशासन की तरफ से लोगों से जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई। साथ ही दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की गई। मैं सभी कॉर्पोरेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंडे को जितना संभव हो सके अपने एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दें। आज दफ्तर खुले होने की वजह से सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक होने की संभावना है, इसीलिए जैम न हो और लोगों की परेशानी न बढ़े, इसीलिए जलभराव वाले इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार हो रही बारिश की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां सैलाब में गाड़ियां खिलौने की तरह बहती हुई नजर आई। वहां से सामने एक वीडियो में व्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। उस वीडियो में एक ट्रक खिलौने की तरह बहता नजर आया, जो थोड़ी देर पहले तक वहां सही सलामत खड़ा था, लेकिन व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वो ट्रक पानी में समा गया और सैलाब में बहता दिखा। मंडी से ही सामने एक दूसरे वीडियो में कार भी व्यास नदी में बहती नजर आई। लगा जैसे किसी ने कागज की कार बनाकर पानी में छोड़ दी हो। बारिश की वजह से व्यास नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती हो। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए खतरा बन गई है, जब बाढ़ का पानी रिहायशी इलाके में घुस गया, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। वहां से सामने आए वीडियो में तेज रफ्तार से पानी रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ता दिखा। जहां रास्ता मिला, बाढ़ का पानी उसी रास्ते होते हुए तबाही मचाता चला गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि 2 मंजिला एक मकान सूखे पत्ते की तरह उस पानी के साथ बहता चला गया और फिर बाढ़ के उस पानी ने रिहायशी इलाके में जमकर तबाही मचाई। जहां मंडी के रिहायशी इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आया। पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि अचानक वहां रिहायशी इलाके में पानी आ गया। जिसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी, मानो बाढ़ का वो पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती हो। वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छत पर चढ़े हुए नजर आए। वहां से सामने एक वीडियो में पानी का सैलाब सड़क के बीचों बीच बहता दिखा, तो वहीं घरों की पहली मंजिल उस पानी में पूरी तरह से डूबी नजर आई। इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार हो रही बारिश ने हालात खराब कर दिए। वहां सड़क पर पानी का सैलाब बहता हुआ नजर आया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और उसी पानी के बीच से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गुजरते दिखाई दिए। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ता पार करते नजर आए। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से व्यास नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसका पानी वहां के रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे कुल्लू शहर की सड़क पर सैलाब बहता दिखा। वहीं व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से 9 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद एनडीआरएफ की एक टीम ने एक एक कर फंसे हुए इन सभी लोगों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला। इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार हो रही बारिश की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से व्यास नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई। नदी के किनारे बने अस्थायी घर उस पानी में पूरी तरह से डूबे दिखाई दिए, तो वहीं एक पुल के ऊपर से नदी का पानी बहता नजर आया। वहां हालात ऐसे हो गए कि कई इलाके अंधेरे में डूब गए। साथ ही पहाड़ खिसकने की घटनाओं के बाद कुल्लू जिले में करीब 130 सड़कों को बंद कर दिया गया। वहीं सड़कों पर मलबा गिरने की सूचना मिलने के बाद उसे हटाने का काम किया गया। राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया। वहां से सामने एक वीडियो में एक ऑटो फंसा हुआ नजर आया, जिसमें सवार 2 महिलाएं उसे धक्का लगाती हुई दिखाई दी। क्योंकि सड़क पर कई फीट तक पानी भर जाने की वजह से वो ऑटो अचानक फंस गया। काफी देर तक उस ऑटो को स्टार्ट करने की कोशिश ड्राइवर ने की, लेकिन जब वो ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ तो उसी ऑटो में सवार 2 महिलाएं पानी में उतर गई और फिर ऑटो को धक्का देने लगी, जिन्हें देखकर 2 और लोग वहां आ गए और उस ऑटो को धक्का देकर स्टार्ट किया। बताया गया कि नागलोई से नजफगढ़ जाने वाली रोड पर काम चल रहा है, जिसने इस बारिश के मौसम में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इधर दिल्ली के रोहिणी इलाके में बारिश की वजह से सड़क पर एक गहरा गड्ढा हो गया। गनीमत ये रही कि वक्त रहते उस सड़क को बंद कर दिया गया।
वरना वो गड्ढा इतना गहरा था कि कोई भी बड़ी गाड़ी उसमें समा जाए। वहाँ से सामने आए वीडियो में सड़क के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा नजर आया, जिसमें बारिश का पानी भर गया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो सड़क के बीचों बीच एक स्विमिंग पूल बन गया हो। जैसे इसकी जानकारी पुलिस को मिली, उसने उस सड़क को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया। बताया गया कि रोहिणी इलाके की व्यस्तम सड़क है, जो बारिश की वजह से धंस गई और वहाँ गहरा गड्ढा हो गया। इधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बारिश की वजह से सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया। वहाँ हालात तो ऐसे हो गए कि नगर आयुक्त के सरकारी आवास में भी पानी भर गया, जिसे निकालने के लिए नगर निगम की एक टीम जुट गई। वहां से सामने आए वीडियो में बड़ी बड़ी मशीनें सड़क पर भरे बारिश के पानी को निकालती दिखाई दी। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। हालात तो ये हो गए कि गाजियाबाद के नगर आयुक्त के सरकारी आवास में पानी भर गया। वहीं मौसम विभाग ने गाजियाबाद में भारी बारिश की आशंका जताई, जिसके तहत प्रशासन ने वहाँ के सभी स्कूल की 2 दिन की छुट्टी के आदेश जारी किए। इधर उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसके बाद नदी नालों के पास रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई। वहीं लोगों से इस बात की अपील की गई कि नदी में नहाते वक्त ज्यादा गहराई में ना जाए, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां नदियों का जलस्तर बढ़ गया। वहीं मौसम विभाग ने नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और देहरादून में 3 दिन तक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया, जिसके तहत नैनीताल में सभी स्कूलों को 3 दिन तक बंद करने का आदेश जारी किया गया। इसके साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। इधर गुजरात के महिसाणा में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया। वहाँ हालात ऐसे हो गए कि लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महिसाणा से सामने आई तस्वीरों में चप्पा चप्पा तालाब बना दिखा। सड़कें तो नजर ही नहीं आई, दिखा तो सिर्फ पानी, जिससे होकर गुजर रहे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गाड़ियों के पहिए तो बारिश के पानी में पूरी तरह से डूबे नजर आए। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां के कई इलाकों में जलभराव हो गया और वहां हालात ये हो गए कि कई घरों में पानी घुस गया। इधर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ गया। हालात ये हो गए कि नाथपा बांध से करीब 1,500 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें पानी की रफ्तार काफी तेज दिखी। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद नाथपा बांध से करीब 1,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे नाथपा बांध से आगे बह रही सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई गई, जिससे लोगों को दहशत में डाल दिया। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। भारी बारिश ने देश के कई इलाकों में मचाई तबाही। मैदान से पहाड़ तक जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हालात सबसे ज्यादा खराब। लगातार बारिश ने दिल्ली एनसीआर को किया बेबस। दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर यमुना का जलस्तर। हथनीकुंड बैराज के पानी से दिल्ली के निचले इलाकों में तबाही के आसार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय विजिटर्स कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति भवन विजेताओं को दिए विजिटर अवार्ड। विकसित देश के लिए शिक्षा को बताया अहम। भारत को नॉलेज पावर के रूप में प्रतिष्ठित करने का हमारे सामूहिक प्रयास ऐसे वैश्विक संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने शोक जाहिर किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल प्रभाव से दिए जाने के निर्देश दिए और बिजली की चपेट में आए लोगों का बेहतर से बेहतर इलाज कराने का दावा किया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। सीएम सुक्खू ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि बिना किसी काम के घरों से बाहर ना निकले, जरूरत के हिसाब से ही घरों से बाहर आए। वहीं भारी बारिश के बाद हिमाचल में अलर्ट जारी किया गया। प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि वे नदी नालों के किनारे ना जाएं। हिमाचल के सभी जिलों के उपायुक्त को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। सभी जगह प्रशासन नजर बनाए हुए है। सैलानियों को नदियों से दूर रहने की अपील लगातार की जा रही है। सहारनपुर में नदी में आए सैलाब के बीच फंसे बुजुर्ग का एक वीडियो सामने आया, जिसमें बुजुर्ग पानी के तेज बहाव के बीच जिंदगी के लिए जद्दोजहद करता नजर आया। वीडियो मिर्जापुर थाना क्षेत्र के बादशाही बाग का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 60 साल का ये शख्स नदी पार कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, तभी नदी में आए तेज बहाव में फंस गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला। अंबाला में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात लगातार बनते जा रहे हैं।
हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ अंबाला छावनी के इलाकों का दौरा किया। अनिल विज ने बताया कि टांगरी नदी में अभी ज्यादा पानी नहीं है, फिर भी अलर्ट को देखते हुए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सारे शहर का राउंड ले रहे हैं कि जहाँ पर दिक्कत हो लोगों की सहायता की जा सके। अंबाला में भारी बारिश के बाद एक इमरजेंसी नंबर जारी किया गया। जनता को किसी भी तरह की दिक्कत होने पर इस नंबर पर संपर्क कर मदद मिलने का भरोसा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिया। सोनीपत में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। आलम यह है कि शहर के कई बड़े इलाके जलमग्न हो गए और सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोनीपत गोहाना को जोड़ने वाला शनि मंदिर रेलवे अंडरपास के पानी में डूब चुका है। इस बरसात ने लोगों की परेशानी में इजाफा कर दिया। बरसात से पहले नगर निगम के अधिकारियों ने दावा किया था कि सोनीपत में इस बार जलभराव नहीं होगा, लेकिन तस्वीरों में हकीकत कुछ और नजर आ रही है। तो वहीं अंबाला में भी लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश ने एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट को पानी पानी कर दिया, जिससे व्यापारियों को करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि अगर वक्त रहते प्रशासन और नगर निगम अधिकारी जल निकासी की व्यवस्था उन्होंने की होती तो ऐसा न होता। करोड़ों का नुकसान हो गया। दुकान के अंदर पानी भरा हुआ है। व्यापारियों का ये भी आरोप है कि वो पिछले काफी वक्त से नगर निगम अधिकारियों से अपील कर रहे थे कि नालों की सफाई की जाए, लेकिन अब तक नालों की सफाई नहीं की गई। पंचकुला के कौशल्या डैम का जलस्तर भारी बारिश के बाद खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया, जिसके चलते डैम के गेट खोलने पड़े। और उससे पहले पंचकुला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई कि कोई भी शख्स नदी नालों के करीब ना जाए। कौशल्या डैम से 7000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश होने के चलते ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। वहीं मोरनी में बारिश के चलते लैंडस्लाइडिंग से मोरनी से पंचकुला को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो गया। लगातार हो रही बारिश के चलते गग्गर नदी उफान पर है। बात पंजाब की, जहां पर पठानकोट से लगती भारत पाक सीमा पर जैतपुर पोस्ट पर भारी बारिश में डूब गई। दरअसल सीमावर्ती क्षेत्र बमियाल सेक्टर में उच्च दरिया नदी उफान पर है, जिसके चलते उससे जुड़े कई गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जलालिया दरिया की दूसरी तरफ जैतपुर पोस्ट के पास काम करने गए 12 लोग फेसिंग के करीब पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को बाहर निकाला। पुंछ में मुगल रोड पर सड़क हादसा हो गया। घाटी से आ रही एक कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से कार सवार मुगल रोड से अपने परिवार के साथ कश्मीर जा रहे थे और वक्त पर ड्यूटी पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन रास्ते में फिसलन होने के चलते उनकी कार बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में महिला समेत परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस शिमला बाईपास रोड पर रामगढ़ के पास एक नाले के तेज बहाव में फंस गई, जिससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। नाले में बस फंसते ही सवारियों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगानी शुरू कर दी। गनीमत रही कि बस पलटने से बच गई और बड़ा हादसा होने से टल गया। मौके पर मौजूद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सवारियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक बस पावंटा साहिब से होते हुए देहरादून की तरफ जा रही थी। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी, क्योंकि तेज बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया। वहां से आए एक वीडियो में पुलिस स्टेशन में कई फीट तक पानी भरा हुआ नजर आया, जिसमें एक पुलिसकर्मी पानी में बैठकर काम करते हुए दिखाई दिए। वीडियो में पुलिस स्टेशन के अंदर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था और पानी में बैठकर पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी कर रहे थे। पूरे शहर में कई जगह पर जलभराव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन एक्शन में नजर आया। प्रशासन की तरफ से लोगों से जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई। साथ ही दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की गई। मैं सभी कॉर्पोरेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंडे को जितना संभव हो सके अपने एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दें। आज दफ्तर खुले होने की वजह से सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक होने की संभावना है, इसीलिए जैम न हो और लोगों की परेशानी न बढ़े, इसीलिए जलभराव वाले इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार हो रही बारिश की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां सैलाब में गाड़ियां खिलौने की तरह बहती हुई नजर आई। वहां से सामने एक वीडियो में व्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। उस वीडियो में एक ट्रक खिलौने की तरह बहता नजर आया, जो थोड़ी देर पहले तक वहां सही सलामत खड़ा था, लेकिन व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वो ट्रक पानी में समा गया और सैलाब में बहता दिखा। मंडी से ही सामने एक दूसरे वीडियो में कार भी व्यास नदी में बहती नजर आई। लगा जैसे किसी ने कागज की कार बनाकर पानी में छोड़ दी हो। बारिश की वजह से व्यास नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती हो।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए खतरा बन गई है, जब बाढ़ का पानी रिहायशी इलाके में घुस गया, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। वहां से सामने आए वीडियो में तेज रफ्तार से पानी रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ता दिखा। जहां रास्ता मिला, बाढ़ का पानी उसी रास्ते होते हुए तबाही मचाता चला गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि 2 मंजिला एक मकान सूखे पत्ते की तरह उस पानी के साथ बहता चला गया और फिर बाढ़ के उस पानी ने रिहायशी इलाके में जमकर तबाही मचाई। जहां मंडी के रिहायशी इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आया। पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया क्योंकि अचानक वहां रिहायशी इलाके में पानी आ गया। जिसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी, मानो बाढ़ का वो पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती हो। वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छत पर चढ़े हुए नजर आए। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर पूरे देश पे चर्चा है और न्यूज 18 नेटवर्क ने भारत में सबसे बड़ा यूसीसी पर सर्वे किया, जिसपे 16 सवाल पूछे। हम पहले 2 सवाल आपके सामने रख रहे हैं स्क्रीन पर। शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति यानी 4 ये जो है पर अधिकार एक समान कानून का समर्थन करती है। और ये खास बात थी कि मुस्लिम महिलाओं के बीच में ये सर्वे किया गया। 8035 मुस्लिम वुमेन्स के बीच में ये सर्वे किया गया और ये सवाल के जवाब थे 67.2% ने कहा हाँ। दूसरा सवाल ये था कि क्या महिला और पुरुष दोनों की शादी की उम्र 21 बरस होनी चाहिए। जवाब आपके सामने स्क्रीन पर है और इसी को 25 राज्यों से ये सैंपल जुटाया गया है और 8084 रिपोर्टर्स ने इस काम को अंजाम दिया। जो हमारे साथ इस वक्त डिबेट में लोग मौजूद हैं, मैं उनसे एक बात तारुफ करा देता हूं। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी साहब वीएचपी का पक्ष रखने के लिए, शालिनी अली मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद जवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तस्लीम रहमानी साहब अध्यक्ष मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी साहब अध्यक्ष पसमानदा मुस्लिम समाज से। फजील अहमद साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ब्रेक से पहले अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक स्टडीज मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सवाल यह था कि जब मैं ब्रेक पे जा रहा था कि मकसद क्या है यूसीसी का, इस पर तो बात हो रही थी कि आम शहरी जो है वो क्या समझ रहा है। अब मैंने शब्द शहरी इस्तेमाल किया है, ना तो मुसलमान का इस्तेमाल किया ना हिंदू का, क्योंकि वो मैं पहले डिबेट के पहले हिस्से में बोल चुका हूं। आम शहरी मकसद आखिर क्या है, जिसपे आपने सवाल खास तौर से पूछा था सैयद जवाद साहब। धर्म या समुदाय को कानून की आड़ में, धर्म या समुदाय के कानून की आड़ में या आड़ में शोषण या गैर बराबरी का शिकार ना हो, यानी आप धर्म के नाम पर कहीं शोषण ना हो या जो बराबरी का जो कानून में जो बात कही गई उसको लिए आप सहमत होते नजर आए या उसको स्थापित करते हुए नजर आए। ये एक मोटे तौर पर एक मकसद है जिसके लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा था। ये बात थी। मैं पसमानदा समाज के जो हमारे रिप्रेजेंटेशन है एहसान अब्बासी साहब का 2 सवाल सामने थे आपके, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो प्रतीक जी, मैं समस्त देशवासियों को सावन माह के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं और कांवड़ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने तो काम शुरू भी कर दिया यूसीसी का प्रतीक जी। मोदी जी, हाँ, क्यों नहीं एकता हो सकती जनाबे अली, क्यों नहीं? अगर ये इस पे एतराज है तो बात अलग है, और अगर ये मकसद है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे बड़े भाई का त्योहार है प्रतीक जी, मेरे बड़े भाई का त्योहार है। मैं रहमानी साहब आपको मौका दूंगा। हमारे बड़े भाई का पावन पर्व है, हमारे बड़े भाई का त्योहार है, हम क्यों ना दें मुबारकबाद। यही देश की तहजीब है और यही देश की, भारत में सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा भाई नहीं है। मैं आपके मकसद की आपकी तारीफ करता हूं और इसकी यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ, मोदी जी चाहते हैं कि मुस्लिम समाज में रिफॉर्म आए। जो कुरीतियां हमारे समाज में हैं, मैं मानता हूं, कोई ना माने ना माने, बहुत सी कुरीतियां हैं, उसको ठीक करके मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज बन जाए जो एक मिसाल बने, दुनिया की, इस देश की मिसाल बने। लेकिन कुछ मुट्ठी भर मुसलमान समाज के लोग जो राजनीति करते हैं, बरगलाते हैं, बहकाते हैं और कहीं ना कहीं उसको धर्म की आड़ में ले जाते हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ उन मुस्लिम उलमाओं से या उन मुस्लिम धर्मगुरुओं से जिन्होंने एनजीओ बना रखी हैं, उनके अकाउंट हैं बैंक में, उनका मकान
है उनके पास में, गाड़ियां हैं उनके पास में, क्या किस्तों पे हैं, क्या किस्तों पे हैं? ये सरिया की बात कर रहा हूँ, ये बात यूसुफ की बात सरिया की बात हो रही है। क्या वो लोग सरिया में ब्याज लेना मना है? ये सरिया को नहीं मानते, ये ना संविधान को मानते, ये देश को बगल आते हैं, ये देश में मुसलमान को जो बेचारा गरीब है, जो बेचारा गरीब है। लास्ट 10 सेकंड आपके पास है, लास्ट 10 सेकंड। इस देश का मुसलमान जो पसमंदा मुसलमान समाज है उस कानून के साथ है, क्योंकि उसे पता है कि आज हमारा मसीहा मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है जो 70 वर्ष लूटा था हमें, आज लूट से बच गया है। इसीलिए इनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखो। इसीलिए आपको ये पसंद है मोदी जी को तो इनको करने दो। आप कहां बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं? अगर इनको मोदी जी पसंद है तो इनको बात करने दीजिए। ये कहना चाहता हूं दिक्कत नहीं है, भारत के नागरिक को सब जब तक सब हिंदू समाज या मुस्लिम समाज संस्कार समर्पण नहीं अपनाएगा, संस्कार समर्पण और संस्कृति को नहीं अपनाएगा, तब तक वो मुसलमान आगे जा ही नहीं सकता। ठीक अब्बासी साहब मैं माइनॉरिटी का बजट आता था, मैंने पसमानदा समाज को मिलता था, उस पे नहीं बोले, बिल्किस बानो पे भी नहीं बोले। मुद्दे पे बोलना था, जिस मुद्दे पे बोलना था वो पहुंचे बोलना था उसी पे बोले। जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आप जो है पसमानदा मुसलमानों को ही दे देते, कहां दे रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यूसीसी के साथ पसमाना को हमारे प्रधानमंत्री जी ने भोपाल की रैली में एड्रेस किया, तो कॉन्टेक्स्ट पूरे देश को समझ लेना चाहिए कि आप यूसीसी के नाम पर मुसलमानों के पसमाना समाज को जोड़ रहे हैं। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इससे पहले कि बात आगे बढ़े, अभी तक इस देश में जितनी मॉब लिंचिंग हुई वो जिस किसी ने की है तो देश जानता है। वो ये खड़े हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव और तर्जुमान यहाँ, सब पसमानदा थे, सब पसमानदा थे। अगर मुसलमान को होता है देश की बेटी होती है, जेलों में सारे पसमानदा है। आपके पास कोई पैकेज है? 341 में आपने पसमानदा का रिजर्वेशन बंद कर रखा है। आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रखा है कि मुसलमानों में कोई पसमानदा नहीं होता, इसलिए इनको रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। आप रिजर्वेशन की मुखालफत कर रहे हैं पसमानदा के, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप कत्ल कर रहे हैं, आप जेलों में नहीं दिया पसमानदा को, आप जबानी जमा खर्च करके भड़का रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, जबानी जमा खर्च करके कुछ नहीं दिया आपने। 70 वर्ष लूट दिया भाई साहब। मैं दूंगा, टाइम दूंगा आपको, जवाब प्लीज। जवाब 341 की बात आपने कही, ठीक है सारी बात, लेकिन आपने बोलते बोलते एक सेंटेंस बोला कि जो लिंचिंग, वो भी ठीक, चलिए आप बोला लिंचिंग हुई ना, लेकिन आपने कहा कि उसके रिप्रेजेंटेटिव यहां खड़े हैं, ये गलत शब्द है, ये गलत शब्द है। ये and if you are blaming everybody, this is not रहमानी साहब, मैं objectionable, रहमानी साहब, this is objectionable। आप ऑब्जेक्शन करने का आपका राइट है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उसका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ है और ये डॉक्यूमेंटेड है। अभी झारखंड में तबरेज अंसारी पसमानदा था, तबरेज अंसारी पसमानदा था, उस पसमानदा जो मुझे कहना था, रहमानी साहब ने जो कहना था कहा, मैं दे रहा हूँ जवाब। देश में कभी भी कुछ हुआ, कहीं कोई आपदा आई, कहीं कोई भूकंप आया, कहीं लड़ाई हुई, कहीं भी झगड़े हुए, उसमें सबसे ज्यादा बात मैं कह दूंगा, मैं बहुत सच्ची और तल्ख बात कह दूंगा, और बहुत सच्ची बात कह दूंगा, डॉक्यूमेंटेड, मैं वेल डॉक्यूमेंटेड बात करता हूँ, हवा में बात नहीं करता। 5 मार्च 2001 इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन थी, बीएल शर्मा प्रेम, 4 लड़के जेल गए, शब्द ही हमारा नहीं है, 4 लड़के जेल गए, जंतर मंतर पे खड़े होकर वाजपेयी जी के जमाने में कुरान शरीफ जला रहे हैं, जहां जलाया, आप पकड़िए ना, अपराधी पकड़े जेल में सजा हुई है। प्लीज हमारा कार्यकर्ता नहीं हो सकता, बहुत से बजरंग दल के शर्मा प्रेम बीजेपी के टिकट पर, प्लीज क्या बात करते हैं रहमानी साहब? बस जहां ऑब्जेक्शन था मुझे, मैंने कह दिया, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं दबाई जा सकती। और पसमानदा बार बार पसमानदा की पसमानदा नहीं है, पसमानदा नहीं है, मुसलमान है,
बिल्कुल है, इनकार नहीं कर रहा। तो फिर बोलने दीजिए, फिर बोलने दीजिए, फिर बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए ना उसको। रहमानी साहब ने कहा, मैं इसके बाद दे रहा हूं, अभी रहमानी साहब ने कहा, बोलने नहीं दे रहे ना। अभी रहमानी साहब ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल यही तो नफरत बांटते हैं इस देश में। इन मुसलमानों को बदनाम कर रखा है, इन मुसलमानों ने इस्लाम को बदनाम कर दिया, मुसलमानों को बदनाम कर दिया। ये नफरत बांटते हैं, ये नफरत बांटते हैं, ये नफरत बांटते हैं कि दो भाई लड़ो आपस में। ऐसे लोग हमें देश को बांटना चाहते हैं। ठीक है, आप टेकिंग योर पॉइंट ना। एक बहुत सिंपल सा, आपके सामने ये सब हुआ है, देशवासियों के सामने ये सब हुआ है। जब कोई पढ़ा लिखा मुसलमान ऐसी बातें करता है, जहां बात हो रही है भारत की, आप पहुंच जाते चीन तक। बात हो रही है यूसीसी की, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात हो रही थी। मैं कह रही हूं उन भाई ने एक बात बहुत अच्छी उठाई कि आप शरीयत लॉ को अपने हिसाब से पिक एंड चूज नहीं कर सकते। आप नहीं इस्लाम के हिसाब से आप कर रहे हैं, तो आप फिर आप बोलने नहीं दे रहे। नहीं, आप देखिए, आप गाड़ियां खरीद रहे हैं, उस पे आप दे रहे हैं इंटरेस्ट, आप उठा रहे हैं आप इंटरेस्ट पे, उसके बाद आप बात करते हैं कि नहीं जी हम मुसलमानों को कहीं पर भी कोई भी हक नहीं दिया जा रहा है, हम अपने शरीयत लॉ के हिसाब से चलेंगे। आप एक शरीयत लॉ गवर्न स्टेट में नहीं रह रहे हैं, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो कि भारत जो है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक है। आपको एक मॉड्यूल बनाना चाहिए, आप एक मॉड्यूल तो बनाइए, ड्राफ्ट को आ जाने दीजिए। हम बात कर रहे हैं सभी धर्मों की बहनों के लिए, हम सिर्फ मुसलमान बहनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी धर्मों की बहनों की बात कर रहे हैं। बहुत से ऐसे मंदिर है जहां पे बहनों को अलाउ नहीं किया जाता जाने के लिए, बहुत से ऐसे क्लब्स हैं जहां पे बहनों को अलाउ नहीं किया जाता जाने के लिए, फुटबॉल क्लब्स है, क्रिकेट क्लब्स है, हर तरीके के बहुत से ऐसे उत्पीड़न हो चुके हैं जो बहनों के ऊपर हो रही है। तो क्यों मिर्च लग रही है, क्यों आप इस बात को मुद्दा उठा रहे, शरीयत लॉ को लेकर क्यों ला रहे हैं? बड़ी बात करेंगे आप ड्राफ्ट को आ जाने दीजिए। ये कहना गलत है कि यूसीसी आए या ना आए, ये सवाल ही नहीं बचा है, जो कह रहे ये सवाल खत्म हो गया। हमको ये सारा जो कुछ हम प्रैक्टिस अपने जीवन में कर रहे हैं, और जो हमें अपने धर्म के आधार पर, हिंदू समाज के लोग भी दहेज निरोधक अधिनियम बना है, उसके बावजूद भी तिलक ले रहे, दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। भाई कानूनी रूप से आप नहीं ले सकते, लेकिन आपका धार्मिक रूप से आप लेना होना जरूरी, इसलिए आप कर रहे हैं। नंबर एक बात पसमंदा की बात आ रही है, सुन लीजिए, पसमंदा की बात आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी बोले पसमंदा, लेकिन कर्नाटक में गए तो पसमंदा का रिजर्वेशन खत्म करने की बात उन्होंने कहा, अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर, तो रिजर्वेशन किसको मिलता है? पसमंदा को ही रिजर्वेशन मिलता है। अरे उन्होंने कहा कि कर्नाटक में रिजर्वेशन मुसलमानों को खत्म कर देंगे, तो रिजर्वेशन जो है पसमंदा को ही मिलता है, यानी उन्होंने पसमंदा का रिजर्वेशन खत्म किया। मैं आपको दे रहा हूं जी, प्रोफेसर चौधरी। ऐसा है रहमानी साहब और जवाद साहब, एक चीज को समझ लीजिए, ये देश जो है ना लोकतांत्रिक देश है, ये देश संविधान से चलता है, ना कि कोई रिलीजियस लॉ से और ट्रेडिशन से चलेगा। ये देश जो है कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। आप देखिए ये जो शरिया लॉ की बात आप कर रहे हैं, पाकिस्तान में, अल्जीरिया में, बांग्लादेश में, इजिप्ट में, इंडोनेशिया में, तमाम सारे देशों में भारत का संविधान, सुनिए, पाकिस्तान से क्या लेना देना आपको? एमेंड किया गया है, आपको पाकिस्तान से, इजिप्ट से क्या लेना देना? मैं बता रहा हूँ, इसलिए जरूरत है, मैं बता रहा हूँ क्यों जरूरत है। एक मिनट में मैं ये बात कहना चाहूँ, इसीलिए कह रहा हूँ तमाम विदेशी कंट्रियों में जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, उन देशों के अंदर भी शरिया लॉ के अंदर अमिट किया गया। उन्होंने रिलीजियस लॉस को नहीं माना, अगर खराब है तो उसको बदला गया, जैसे एज को लेकर के या मुता को लेकर के या फिर पॉलीगेमी को लेकर के। लेकिन आप देखिए ये जो नए हमारे यहाँ अवध में कहावत होती है कि नए मुल्ला ज्यादा बांध देता है, तो नए मुल्ला ज्यादा बांध दे रहे हैं, जो 200 साल पहले मुसलमान बने वो ज्यादा मुसलमान बन रहे हैं, ज्यादा मुसलमानों की बात कर रहे हैं। जो मुस्लिम जहां से पैदा हुए सऊदी अरब के अंदर, वहां पर अमिट कर दिया गया कानून, वहां नहीं माना गया। आप नए मुसलमान आप मना रहे कानून को। परवेज भाई ने कहा कि देश जो है संविधान से चलता है, इसी संविधान के अंदर विरोध करने का हक मिलता है या नहीं मिलता है? बिल्कुल है। अगर अरे मैडम रुक जाइए, क्यों होने लगी करिए ना। अरे हम क्या, आप देखिए इनके अरे एनपीपी अलायंस भारतीय जनता पार्टी कहां करने दे रहे हैं? यही तो तकलीफ है, यही तकलीफ है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ विरोध कर रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी विरोध कर रही है। अरे विरोध करने के लिए क्यों बार-बार मुसलमानों की करेंगे विरोध, ना करिए की चोट पे विरोध करेंगे, और बताइए करेंगे विरोध करना हमारा संविधान से चलेगा। जिंदा कौम है जो अपने हक के लिए लड़ती है, जिंदा कौम अपने हक की आवाज उठाती है, हम उठाते रहेंगे।
संवैधानिक तौर पर सरकार का विरोध होता है, शरिया से नहीं संवैधानिक तौर पर शरिया से नहीं नीतियों का विरोध होगा। बराए मेहरबानी, संविधान बराए मेहरबानी, संविधान से चलेगा। संवैधानिक तौर पर जब करके सरकार ऑडियो डाउन प्लीज, ऑडियो डाउन सर प्लीज 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 एक मिनट दुनिया आर्टिफिशियल जनाब आली प्लीज सर रहमानी साहब प्लीज रहमानी साहब प्लीज बराए मेहरबानी। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात कर रही है। हो सकता है आज से 10-12 साल या 6 साल बाद या 6 महीने में कोई यहां और बोल रहा हो प्रतीक त्रिवेदी की तरह, एंकर्स बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है। हम जब बात आइसोलेशन में नहीं रह सकते, ये नहीं बदलेंगे हम आइसोलेशन में नहीं। जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश, हम क्यों बदलें? आइसोलेशन में नहीं रह सकते। दुनिया जहां पहुंच चुकी है, जहां पहुंचने वाली है, उसको सोच को बहुत अच्छी बात कही। जब मैंने बिस्मिल्लाह किया इस डिबेट का तो अतीकुर रहमान साहब ने एक बात कही, जेंडर इक्वलिटी, इसी पे बात कर लेते हैं हम। आप कैसे तवक्को करते हैं जनाब जवाद कि आपकी बेटी को वो राइट ना मिले? आप तवक्को करिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, तवक्को करिए इस बात का, ध्यान में लाइए कि उसको वो राइट ना मिले। सबसे पहले उस जमाने में जाकर के हमारे प्रॉफिट में दे दिया जिस जमाने में बेटियां जिंदा दफना तो या तो इस्लामिक लॉ कल्चर में नहीं, और अगर महिलाएं सीने के ऊपर कपड़ा रख लेती थी तो उनके स्तन काट दिए जाते थे। कौन से समाज मैं मुखातिब होता हूं।